सो आर टुडेज़ टॉपिक इज़ प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। इसमें हम देखेंगे कि हम एंजाइम को किस किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो हमारे किस किस तरह से काम आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, ये एंजाइम क्या करता है, हमारे रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, कैटलाइज करता है हमारी केमिकल रिएक्शन को। एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन से बनी हुई होते हैं एंजाइम्स। माइक्रोबियल एंजाइम क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये माइक्रोबियल ग्रोथ करते हैं। जब माइक्रोबियल ग्रोथ होती है तो वहाँ रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन की वजह से हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मेशन होता है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स का। फॉर्मेशन ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। तो हम यही देखने वाले हैं कि हम फर्मेंटेशन के हेल्प से हम अपने एंजाइम्स को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो एंजाइम हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल रहते हैं। एक स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो कि दोनों बाइंड होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, जब हम इसको फर्मेंटेशन के अंदर डालते हैं तो जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है उसके बाद हमारा एंजाइम जो है एज इट इज़ रिमूव हो जाता है और हमें जो है प्रोडक्ट मिल जाता है। जो हमें अपना डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए होता है हम वो इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स जो है दो टाइप के होते हैं, एडेप्टिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव। सो टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स जो है दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ एडेप्टिव एंड सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूटिव। अडेप्टिव वो एंजाइम होता है जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है, जब सेल जो है डेफिशिएंट हो जाता है तो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो तब जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं उनको हम अडेप्टिव एंजाइम कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूटिव वो एंजाइम होते हैं जो कभी भी प्रोड्यूस हो जाते हैं इर्रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उनका कोई जो हमारा सबस्ट्रेट का अमाउंट होता है वो उसके इर्रेस्पेक्टिवली ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, नाउ वी विल सी लोकेशन ऑफ एंजाइम्स। इस बेस पे वो दो तरह में डिवाइडेड होते हैं, एंडोसेलुलर एंजाइम्स एंड एक्सोसेलुलर एंजाइम्स। ठीक है, एंडोसेलुलर वो एंजाइम होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं विद इन द सेल।
और एक्टोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में भी, और इन एक्टोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। वेराज एक्सोसेलुलर एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो कि लिबरेट होते हैं जब हम उनको फर्मेंटेशन के प्रोसेस में डालते हैं, तो वो फर्मेंटर मीडियम में लिबरेट हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं लार्ज पॉलीमरिक सब्सटेंसेस को। जो एक्सोसेलुलर एंजाइम्स होते हैं ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, माइक्रोब्स में जैसे कि फंगी और बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट रहते हैं, और इनका एग्जाम्पल है अमाइलेजेस एंड प्रोटीएजेस। नाउ वी विल सी कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं एंजाइम प्रोडक्शन में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया या एक्टिनोमाइसिटीज़ भी कह सकते हैं हम इन्हें, फंगी, यीस्ट और मोल्ड्स, और एल्गी। इनके एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है राइजोबियम, बैसिलस सबटिलिस, एजोस्पाइरिलियम एंड सीडोमोनास। वेराज फंगी, यीस्ट और मोल्ड्स के एग्जाम्पल है एस्परजिलस, पेनिसिलिन और ट्राइकोडर्मा और सेकेरोमाइसिस। और एल्गी के एग्जाम्पल है कोलेरा। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी हम हेल्प लेकर अपने एंजाइम प्रोडक्शन में एंजाइम का प्रोडक्शन कर सकते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। अब हम देखेंगे कि हम एंजाइम को प्रोडक्शन करते कैसे हैं। एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं। सारे एंजाइम की प्रोडक्शन के लिए ये 4 स्टेप एज इट इज़ रहेंगे। हम सारे एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड इज स्ट्रेन डेवलपमेंट, थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम एंड फोर्थ इज कल्चरिंग। कल्चरिंग में हम 2 टाइप की कल्चरिंग पढ़ेंगे, सेमी सॉलिड कल्चर एंड सबमर्ज कल्चर। और नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। नाउ वी विल सी स्टेप बाय स्टेप कि प्रोडक्शन हम करते कैसे हैं। सबसे पहला है हमारे पास आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आइसोलेट होते हैं डिफरेंट मिक्सचर्स से, डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो आइसोलेशन हम करते किस तरह से है। आइसोलेशन में सबसे पहले हम करते हैं स्ट्रीक प्लेट टेक्निक, सेकंड हम करते हैं क्लोनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड है पोर प्लेट टेक्निक, फोर्थ है स्टेनिंग टेक्निक एंड फिफ्थ इज़ सिलेक्टिव मीडिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रीक प्लेट टेक्निक होती क्या है। सो वी विल सी कि स्ट्रीक प्लेट टेक्निक होती क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं कल्चर मीडिया का। हम डिफरेंट कल्चर मीडियाज़ इसमें बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनोकुलम लूप की हेल्प से। इनोकुलम लूप होता है इस तरह से, हम इस इनोकुलम लूप से क्या करते हैं, इससे हम अपना कल्चर मीडिया लेते हैं जो हमने प्रिपेयर किया होता है, और उस कल्चर मीडिया को स्ट्रीक करते हैं अपने प्लेट्स में। ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जो है माइक्रोब्स जो है वो अपने प्योर फॉर्म में मिले। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, कल्चर मीडिया को हमने ऐसे अपने प्लेट में स्ट्रीक कर लिया। अब जो हमारा ये लास्ट वाला बचा है, हम इसको लेंगे इनोकुलम लूप से फर्दर हम इसको दूसरी प्लेट में लेकर दूसरी प्लेट में स्ट्रीक करेंगे। वी विल रिपीट प्रोसेस। हम ये बार बार रिपीट करेंगे प्रोसेस जब तक हमें ये नहीं हो जाता कि हाँ अब हमारे जो मिला है माइक्रोब वो कल्चर हमारा प्योर है। हम अब ये वाला पोर्शन लेंगे और अब हम इसको डिफरेंट प्लेट में स्ट्रीक करेंगे। ठीक है,
ठीक, अब हमें जो ये वाला कल्चर मीडिया मिला है हम इसको देखेंगे। और अब जो ये है हमारी फॉर्म, ये हमारा सबसे प्योर है, सबसे प्योर फॉर्म है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो हम ये वाले लेंगे, ये वाला कल्चर लेंगे और हम इसको फर्दर ग्रो करेंगे। ठीक है, वो हमारा स्ट्रीक प्लेट टेक्निक थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लोनिंग कैरेक्टरिस्टिक करेंगे, यानी कि डिफरेंट कॉलोनीज़, डिफरेंट माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिफरेंट कॉलोनीज़ बनाती है, तो हम उनकी डिफरेंट कॉलोनीज़ की स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कराए एक कल्चर मीडिया पे, और वहाँ पे अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तो वो अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग तरह की कॉलोनीज़ बनाएंगे। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा वाला बैक्टीरिया चाहिए, जो हमें चाहिए होगा वो हम उसमें से आइसोलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ पोर प्लेट टेक्निक। पोर प्लेट टेक्निक में हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अगार या ब्रॉथ मीडियम लेते हैं, जब वो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको हम एक प्लेट में पोर करते हैं। ठीक है, अपना जो भी अपनी पेट्रे डिश होती है हम उसमें पोर करते हैं उसको, और उसको हम ऑटोक्लेव में रख देते हैं। ऑटोक्लेव में हम इसलिए रखते हैं ताकि उसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ग्रोथ के लिए टाइम मिल सके, और हम इसको 24 से 48 आवर्स के लिए रख सकते हैं। 24 to 48 आवर्स के लिए हम इसको रखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक में क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप के स्टेन्स यूज़ करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो इसमें आपकी आती है ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग, ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया में क्या होता है, इसमें ग्रोथ होती है केवल सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इसमें इसको हम एंटीबायोटिक सिलेक्टिव मीडिया भी कह सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, सिलेक्टिव मीडिया के एग्जांपल हैं मैककॉन्की अगार मीडिया। जो ये मैककॉन्की अगार मीडिया है, इसमें कंपोजिशन जो हमें लेनी होती है वो फिक्स्ड होती है, और ये बेसिकली एंटेरोबैक्टर्स के लिए होता है। जब हमें एंटेरोबैक्टर्स प्रोड्यूस करने होते हैं तब हम इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार मीडिया। ये हमारा बेसिकली हम यूज़ करते हैं साल्मोनेला शिगेला को जब हमें प्रोडक्शन करना होता है, जब हमें आइसोलेशन करना होता है इस बैक्टीरिया का, तब हम इसको यूज़ करते हैं। एंड थर्ड इज़ बाइल सॉल्ट अगार मीडिया। ये बेसिकली विब्रो कोलैर के लिए होता है। ठीक है, अब हमारा एम क्या था आइसोलेशन का, हमने आइसोलेशन क्यों किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हमने इसलिए आइसोलेट किया ताकि हमें हाई प्रोडक्शन मिल सके। हाई प्रोडक्शन यानी कि हम चाहते हैं कि हम जो अपना एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें लार्ज स्केल पे मिले, ताकि हम उसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। नेक्स्ट इज़ ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसकी कॉस्ट भी लो होती है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ अब सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम का स्टेप है स्ट्रेन डेवलपमेंट। स्ट्रेन डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें हम डिफरेंट तरह के म्यूटाजेंस का यूज़ करते हैं। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, म्यूटाजेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि म्यूटेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें म्यूटाजेनिक केमिकल्स जो हम यूज़ कर सकते हैं वो मस्टर्ड गैस होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है और एक्स रेज होती है। नाउ थर्ड स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं एक कल्चर मीडिया में, ताकि हम क्या कर सकें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कल्चर मीडिया में न्यूट्रिएंट्स लें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में डिवाइड हो। ठीक है, हम ये कल्चर मीडिया को पर्टिकुलरली रखते हैं 24 से 48 आवर्स के लिए हम इसको रखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अपना वो लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन हो रही होती है। हम इनोकुलम की हेल्प से, इनोकुलम लूप की हेल्प से अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कल्चर मीडिया में। जब हम उसमें कल्चर मीडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो अपनी डिफरेंट कॉलोनीज़ बना लेता है। जब वो अपनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट कॉलोनीज़ बना लेता है, फिर हम इनोकुलम लूप की हेल्प से जो हमें चाहिए होती है कॉलोनी, हम उसको पेट्री डिश में स्ट्रीक करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको ऑटोक्लेव में आइसोलेट करते हैं।
और बेसिकली हम ये करते क्यों हैं, बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्रॉपर ग्रोथ कर सके बैक्टीरिया की, ठीक है। बेसिकली कल्चर मीडिया होता क्या है? कल्चर मीडिया इज़ डिफाइंड एज एनी सबस्ट्रेट और मटीरियल दैट enables टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये वो मटेरियल या वो सबस्ट्रेट होता है जिसकी हेल्प से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है और मल्टीप्लाई होता है ज़्यादा नंबर्स में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कल्चरिंग। कल्चरिंग दो तरह की होती है, सेमी सॉलिड कल्चर एंड सबमर्ज कल्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेमी सॉलिड कल्चर क्या होता है। इसमें हम सेमी सॉलिड मीडियम का प्रिपरेशन करते हैं जिसमें हम 0.5% अगार लेते हैं, ठीक है। 0.5% जब हमने अगार लिया, हमने अब इस मीडिया को अपना स्टेरिलाइज करने के लिए हम उसको ऑटोक्लेव में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमारा स्टेरिलाइज मटेरियल हो जाता है, हम उसको लेते हैं, स्प्रेड करते हैं या पोर करते हैं अपनी मेटल की ट्रेज में, जिनका जो है डेप्थ होती है 1 से 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, कल्चर मीडिया सॉलिडिफाई होता है, हम इसलिए उसको मेटल ट्रेज में स्प्रेड करते हैं, ठीक है। हम इस मीडिया का pH जो है वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हम ग्रो कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग रखते हैं, और टाइम हम ये 24 से 48 आवर्स के लिए रखते हैं ताकि उसमें हमारा बैक्टीरिया जो है वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाए, अच्छी तरह से कल्चर हो सके उसमें, ठीक है। ये था हमारा सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया। अब हम देखेंगे कि उसकी एडवांटेजेस क्या थी, कि इसमें हमें लो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हाई यील्ड प्रोडक्शन देता है, ठीक है। और ये आपका यूज़फुल होता है फॉर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फर्मेंटर में ग्रो नहीं कर सकते, उनको हम इसमें सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मोर लेबर, इसमें लेबरिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, और ये मैनुअल हैंडलिंग इसमें करनी पड़ती है, ठीक है। नाउ वी विल सी कि सबमर्ज कल्चरिंग क्या होती है। सबमर्ज कल्चरिंग को हम बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी और फर्मेंटर कल्चरिंग भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर करते हैं फर्मेंटर की हेल्प से, ठीक है। फर्मेंटेशन होती क्या है, फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपना कल्चर मीडिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कल्चर मीडिया है उसको ग्रो करते हैं, ठीक है। एक न्यूट्रिएंट मीडिया में हम उसको ग्रो करते हैं। इसमें क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है फीड को हमारे एक डिज़ायर्ड एंड प्रोडक्ट में। फर्मेंटर होता कैसे है, फर्मेंटर एक सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है जो कि स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। इसमें हम अपना न्यूट्रिएंट मीडिया इसमें प्रेजेंट रहता है, उसमें हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंड्यूस करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो न्यूट्रिएंट को लेते हैं और फिर वो फर्दर अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और इसमें हमें अपना एक डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। इसमें क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंजाइम्स को इस मीडियम में रिलीज़ कर देते हैं, इसलिए हम इसमें से ले सकते हैं फर्मेंटर में से। इसमें क्या होता है, एयर एग्जॉस्ट होता है, प्रिकल्स होता है, वाटर आउटलेट होता है, कूलिंग वाटर जैकेट होती है, शाफ्ट होती है, इम्पलर होता है, मोटर होती है, एयर स्पार्ज होता है, वाटर इनलेट भी होता है, और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी रहता है, और फोम बीकर भी रहता है। इसमें क्या होता है, जो ये शाफ्ट होते हैं ये कंटिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं ताकि उसमें अच्छा सा एयरेशन हो सके, उसके लिए एयर एग्जॉस्ट और एयर स्पार्जर भी इसमें रहता है। इसमें हमारा जो कल्चर मीडिया है वो कंटिन्यूसली स्टिर होता रहता है, और इसमें जो ये प्रिकल्स होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि जो इसमें फॉर्म्स बने, जब वो रोटेट कर रहे होते हैं तो उसमें फॉर्म्स बनने लगते हैं, तो वो फॉर्म्स ना बने इसलिए इसमें प्रिकल्स होते हैं, ये प्रिक कर देते हैं जो फॉर्म्स के बबल्स बनते हैं उनको। और इसमें जो ये ऊपर वाले शाफ्ट होते हैं ये एंटी फॉर्मिंग शाफ्ट होते हैं, ये फॉर्म्स जल्दी से बनने नहीं देते। इसमें हम सारी कंडीशन अपने कंट्रोल में रखते हैं, टेम्परेचर इसमें हमारा कंट्रोल रहता है, वाटर इनलेट वाटर आउटलेट भी इसमें होता है, और इसमें कूलिंग वाटर जैकेट भी होती है। नाउ एडवांटेज इसकी ये है कि ये लेस लेबर रिक्वायर्ड होता है, इसमें लेबर बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, लो रिस्क होता है इन्फेक्शन के, क्योंकि जिसमें जो हमारा इसमें सारा प्रोडक्शन सारा वो
जो हमारी प्रोसेसिंग होती है एक, वो बंद कंटेनर में होती है, इसलिए इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, जो सारा काम हमारा ये फर्मेंटर खुद करता है, ठीक है। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस ये है कि ये हाई कॉस्ट का होता है और ये स्मॉल स्केल पर्पस के लिए नहीं होता। नाउ अब हम देखेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग करते कैसे हैं। हम प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं और प्योरीफिकेशन करते हैं वो प्रोडक्ट की जो हमने बनाया है, ठीक है। रिकवरी को और प्योरीफिकेशन के प्रोसेस को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिमूवल करते हैं सेल डेब्रीज का फिल्ट्रेशन से और सेंट्रीफ्यूगेशन से। इसमें हम रिमूवल करते हैं न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड का रिमूवल करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि ये हमारे जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ इंटरफेयर करता है, ठीक है। तो हम इनको रिमूव ऐसे करते हैं कि हम पॉलीकेटाइन्स डालते हैं, जैसे कि पॉलीअमाइंस, पॉलीइथाइलिन अमाइंस। ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं न्यूक्लिक एसिड को, और फिर जब वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तब हम उसको रिमूव कर सकते हैं पॉलीकेटाइन्स की मदद से, ठीक है। फिर हम इसमें अपना क्या करते हैं, अब हम अपने एंजाइम का प्रेसिपिटेशन करते हैं। एंजाइम का प्रेसिपिटेशन हम ऐसे करते हैं, हम इसमें डिफरेंट सॉल्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, आइसोप्रोपेनॉल, इथेनॉल और एसीटोन हम चिल्ड एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, हमारे एंजाइम का प्रेसिपिटेशन कर देता है। एंजाइम एक प्रोटीन होता है, इसलिए ये उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, लिक्विड पार्टीशन करते हैं। इसमें हम अपने एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए उसमें लिक्विड एक्सट्रैक्शन करते हैं, और इसके हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन हम करते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और पॉलीअमाइन की हेल्प से। फिर हम क्या करेंगे, सेपरेशन और प्योरीफिकेशन करते हैं। सेपरेशन और प्योरीफिकेशन हम क्रोमेटोग्राफी से कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी जैसे कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद साइज इंक्लूजन, एफिनिटी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड डाइलिगेंड, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इससे हम अपना सेपरेशन और प्योरीफिकेशन करते हैं एंजाइम की। फिर हम उसकी ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग हम उसकी करते हैं फिल्म इवापोरेटर से और फ्रीज ड्रायर से हम इसकी ड्राइंग करते हैं। फ्रीज ड्रायर को हम लायोफिलाइजेशंस भी कहते हैं उस प्रोसेस को। और फिर उसके बाद हम उसकी पैकेजिंग कर लेते हैं।